हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को हम विजुअल और एनिमेशन की हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हर चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसको रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर, सोयल, फॉरेस्ट, एनिमल्स और हवा। ये सभी चीजें हमारी नीड्स को पूरा करती हैं। तो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हर चीज जो हमारे नीड्स को पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। लेकिन कुछ कंडीशन है, रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी होना चाहिए और लोगों को उस रिसोर्स से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशंस फॉलो होंगी तभी उस चीज को रिसोर्स माना जाएगा। अब देखो, बुक में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ नेचर है और नीचे है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस और बीच में है ह्यूमन बीइंग। इसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरडिपेंडेंट है और ह्यूमन बीइंग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करता है जिससे कि हमारी कंट्री को इकोनॉमिकल फायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट है on the basis of origin, second है on the basis of exhaustibility, third है on the basis of ownership and fourth है on the basis of status of development। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं on the basis of origin। तो origin के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं और जिनके पास लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको क्या बोला गया है? बायोटिक रिसोर्सेज। और जो दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज, वो क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग होती है यानी कि जिनके पास कोई लाइफ नहीं होती उसको एबायोटिक रिसोर्सेज बोला गया है, जैसे कि रॉक, मिनरल्स एंड मेटल्स। इनके पास कोई लाइफ नहीं होती यानी कि ये निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? एबायोटिक रिसोर्सेज। चलिए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें भी 2 भागों में बटा गया है। जो फर्स्ट है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और जो दूसरा है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको फिर से रिप्रोड्यूस किया जाए, यानी कि जो एक बार खत्म हो जाए तो उनको आसानी से फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की हेल्प से। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। यानी कि इनको फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इनको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो रिसोर्स होते हैं अगर ये एक बार खत्म हो जाए ना तो इनको फिर से रिप्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। इनको फिर से रिप्रोड्यूस करने में कई लाखों साल लग जाएंगे, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो ये जो चीजें हैं, कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। यानी कि अगर ये एक बार खत्म हो गई तो इनको फिर से प्रोड्यूस करने में कई साल लग जाएंगे। इनको रिजनरेट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कौन से रिसोर्सेज हैं। ओनरशिप के बेसिस पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड है कम्युनिटी, थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी जमीन है तो उस पर सिर्फ उसी का अधिकार है क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती है। जैसे कि उसका घर है, उसकी गाड़ी है, तो प्रॉपर्टी, हाउस और कार किस में आ गई? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ गई। अब पढ़ते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी का अधिकार होता है। जैसे कि पब्लिक पार्क हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, यानी कोई भी ऐसा प्लेस जिस पर पूरी सोसाइटी का अधिकार हो उसको क्या बोला गया? कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। नेशनल रिसोर्सेज, वैसे तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी नेशन से ही बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है वो किसी की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है उसका भुगतान करके। और इसके अलावा देश में पाए जाने वाले वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट या फिर मिनरल्स, ये सभी क्या है? नेशनल रिसोर्सेज।
और हमारी जो कोस्ट लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जितने भी रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी एरिया है वो सभी क्या है, नेशनल रिसोर्सेज का पार्ट है। जो रिसोर्सेज स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं उनको नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, यानी कि कोई भी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होता उन पर, और कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इन रिसोर्सेज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अधिकार होता है, यानी कि अगर किसी कंट्री को इन रिसोर्सेज को यूज करना है ना, तो पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन लेनी होगी। जैसे कि हमारी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है जिसको हम ओपन सी बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आता है। ठीक है, आपको ये सारे रिसोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।